हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 है। आपको याद होगा कि हमारा जो लेक्चर नंबर 7 मीनिंग जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ पैरामीटर्स, कुछ मेथड्स आपके सामने डिस्कस किए थे, स्टार्ट किए थे। और दो मेथड आप लोगों के सामने हमने डिस्कस भी कर दिए थे। एक का नाम मास परसेंटेज और नंबर 2 मोल फ्रैक्शन। आपके बोर्ड के बैकग्राउंड पर अभी भी ये जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था, बिल्कुल लास्ट में हमने लेक्चर यहीं पर कंप्लीट किया था। मोल फ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया था आप लोगों के सामने। आज के इस लेक्चर में हमें शुरुआत करनी है मोल फ्रैक्शन के कुछ एक या दो न्यूमेरिकल से। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर हमें सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स पता हो, नहीं पता हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी, तभी तो हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर हमें सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स गिवन हो तो उससे हम लोग, उस डेटा से हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, जिसके अंदर कहा गया है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज एंड वाटर से। ठीक है, पता लग गया आपको इस बात का। तो कहा कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। 1.8 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया गया। ठीक है, क्या कहा है इसमें? क्वेश्चन में कहा फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट का आपको बताना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा। पहले तो आप लोग यही आइडेंटिफाई कर लें कि इस न्यूमेरिकल के अंदर सोल्यूट कंपोनेंट कौन है और सोलवेंट कंपोनेंट कौन है, क्योंकि दोनों के बारे में पता होगा तभी हम लोग बता सकते हैं। देखो, W1 इज इक्वल टू 18 ग्राम तो है यहाँ पर ग्लूकोज, क्योंकि जिसे डिजोल्व किया जाता है वो तो होता है सोल्यूट और जिसमें डिजोल्व किया जाता है वो होता है सोलवेंट। ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है तो ग्लूकोज इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास m1 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इतने ग्राम पर मोल। ऐसे ही सोलवेंट यहाँ पर क्या है? सोलवेंट यहाँ पर है W2 इज इक्वल टू 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ये गिवन इन्फॉर्मेशन। और ऐसे ही वाटर का मोलिकुलर मास है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यह आप लोग के सामने इन्फॉर्मेशन है। जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग
अगर मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में, क्योंकि 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा, ये स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच। सबसे पहले हर एक के मोल निकालने हैं। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 इज इक्वल टू तो आएगा W1 अपॉन M1, मतलब 18/180। ठीक है, तो N1 की वैल्यू तो यहाँ से आ गई बच्चों, कितनी, 18/180, मतलब 0.1। तो हमारे पास 0.1 मोल तो है किसके, सोल्यूट के। और ऐसे ही N2 इज इक्वल टू कैसे आएगा, 1.8/18। तो यहाँ से भी वैल्यू जो आई है वो सेम ही आई है, 0.1 इतने मोल। दोनों के मोल सेम है, दोनों के मोल सेम है। अब कंडीशन ऐसी ही बनी, क्या करें, तो अब स्टेप नंबर 2 फॉलो कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, फाइंड मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पता लगा सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे किसका, ग्लूकोज का। x1 मान रखा है हमने, x1 इज इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1/0.1 प्लस 0.1। ठीक है, जब आप लोग इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू 0.1/0.2 मतलब 1/2। ठीक है, तो मतलब x1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.5। पहले वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आया बच्चों, 0.1। ठीक है, एक तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा, आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, समझ गए ना, आपको पता है इस बात का, ये फॉर्मूला लिखवा रखा है हमने। तो इसीलिए x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, मतलब x2 इज इक्वल टू कितना, 0.5। तो x1 x2 दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 0.5, और यहाँ भी 0.5। ठीक है, ये है दोनों के मोल फ्रैक्शन, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का। तो बस स्ट्रेटजी अगर आपकी सही है, अप्रोच अगर आपकी सही है, और आपका जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर है, ये सारी चीज़ें जब एक साथ एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो, ठीक है, आप लोग उसे स्किप नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल है, ये सामने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट और वैल्यूज़ जो है वो दे रखी है, उसे अप्लाई करिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने और डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो अभी एक न्यूमेरिकल और है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब जो मैं आप लोग के सामने न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खास है। न्यूमेरिकल नंबर 2, एक लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। कहा कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये है हमारे पास। क्या कहा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट।
सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं फाइंड आउट? देखिए, पहले तो आपको इसका मीनिंग ही निकालना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि यहां पर सोल्यूट W1 इज इक्वल टू 10 ग्राम, और सोल्यूट क्योंकि ग्लूकोज है तो उसका मोलर मास इज इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। और यहां से फाइंड आउट कर लेंगे N1 W1 अपॉन M1। ठीक है, सोल्व हो गया। सेकंड कंपोनेंट जो है यहां पर सोल्वेंट, ये भी हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि अगर ना पता हो सोल्वेंट के बारे में, अगर ये मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कि कौन सा है सोल्वेंट, तो हमें मानना पड़ेगा वाटर है सोल्वेंट। वाटर इज ए यूनिवर्सल सोल्वेंट। तो W2 अगर ये 10% से 10 ग्राम आ सकता है तो बाकी कितना बचा? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम वाटर, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18। और यहाँ से आ जाएगा N2 कितना? 90 अपॉन 18। ओके, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड बात हो गई। N1 N2 पता लग गए, और अब हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? x से करते हैं नोट। x1 की वैल्यू हो जाएगी N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो x1 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा, जब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? 1 अपॉन 18। तो 1 अपॉन 18 टोटल का अपॉन 1 अपॉन 18 प्लस 90 अपॉन 18। ठीक है, x1 इज इक्वल टू, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर तो अभी 1 अपॉन 18 ही रहने दें, यहाँ से 18 एलसीएम ले लीजिए, तो यह होगा आपका 91 अपॉन 18। 18 से 18 कैंसिल हुआ, x1 की वैल्यू आपकी आई 1 अपॉन 91। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला आंसर है। आप लोग इस आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हुआ x1। ठीक है, ऐसे ही x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं x2। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल से आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी बात को समझ गए होंगे। ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, और फिर मैं उसके बाद में नेक्स्ट जो पैरामीटर है, नेक्स्ट जो मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, वो आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, करिए नोट आप लोग इसे बच्चों। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कंसंट्रेशन मेजरमेंट का हमारे पास में मेथड नंबर 3 आता है। तीसरा मेथड है थर्ड मेथड, और इसे मार्क कर लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ये दो हैं, एक ही साउंड आती है इनमें से, मोलैरिटी और मोलैलिटी।
अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मोलैरिटी, जिसके अंदर आर आता है, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी को ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। एक्चुअल जो फिजिकल क्वांटिटी है कंसंट्रेशन की, ये बात आप लोग लिख भी सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, वो है ये, ठीक है। दूसरी बात, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है, जैसे मोल फ्रैक्शन को एक्स से, ऐसे ही इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इट इज defined as the number of moles of the solute, number of moles of the solute divided by volume of solvent. It is defined as the number of moles of the solute divided by volume of solvent in liter. ध्यान रहे, वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही लेना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनेगी? क्योंकि मोल है अपॉन में लीटर है, तो इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। ये हम लोग इसे लिख सकते हैं, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर आपको n की वैल्यू गिवन हो W अपॉन m, नंबर ऑफ मोल्स W अपॉन m हो, अगर ये हम लोग वहाँ पुट करें और इसके साथ साथ एंड वॉल्यूम इज गिवन इन ml, अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? n की वैल्यू पुट करिए W अपॉन m और वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करिए। ये सबसे ऊपर चला गया और ये m आया नीचे। इस फॉर्मूले को हमने एडजस्ट किया और एडजस्ट करके फाइनल फॉर्मूला बना W इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। कैपिटल M को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी, W को हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, M को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, और वो भी सोल्यूट का, और V को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। बाकी तो सब पता ही है आपको ये बात, लेकिन आपको बस जो मेन बात यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है? मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में गिवन है, ठीक है, तो आपको 1000 यूज़ नहीं करना,
लेकिन अगर आपको वॉल्यूम गिवन है ml में तो आपको 1000 यूज़ करना है, क्योंकि V को 1000 से डिवाइड करने के बाद ही उसे लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब आपको इस बात को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल देखना है, ठीक है, रटना नहीं है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है पूरा, ठीक है। बहुत ही आराम से, ध्यान से वीडियो को, लेक्चर को देखकर, पॉइंट्स को पहचान कर, याद करके आपको हर एक पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। और फाइनली आपको ये वाला पोर्शन भी नोट करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको बाद में नोट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। एक दो कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, उन्हें करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके, एक दो कुछ नोट पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। फिर हमारी बात पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी न्यूमेरिकल में कुछ कंडीशन गिवन होती है और फिर हमें उन कंडीशंस को बनाना पड़ता है, ठीक है। उसमें फिर टाइम कंज्यूम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम होता नहीं है। एक क्वेश्चन के ऊपर मुश्किल से आपको 1 से लेकर 2 मिनट मिलती है नीट में या फिर जेईई में। तो मान लिया अगर वहाँ पर इतना टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करके ये सब कुछ करके करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बिल्कुल डायरेक्ट ही आता है। तो आपको डायरेक्ट वाली कंडीशन याद करनी चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको सॉल्यूशन में अगर ये दो कंडीशन गिवन हो, इफ मास परसेंटेज एंड डेंसिटी, एक तो मास परसेंटेज और एक डेंसिटी, अगर ये दोनों चीज़ें किसी न्यूमेरिकल में गिवन हो, मास परसेंटेज तो वही जो हमने पहले आपको पढ़ाया था, पहला पैरामीटर जो पढ़ाया था ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और डेंसिटी का मतलब तो पता है आपको, डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन हो तो उस केस में मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन m, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये मोलैरिटी, ये डेंसिटी, लेकिन ये m क्या है, m का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये फॉर्मूला बना तो उसी फॉर्मूले से है, लेकिन बस थोड़ा सा शॉर्ट है बस ये, ठीक है। तो एक तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में ये कंडीशन गिवन हो, ठीक है। पॉइंट नंबर फिर उसके बाद में 2 है, सेकंड पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एसिड या बेस में वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब एसिड को वाटर में या फिर वाटर को एसिड में हम लोग ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन वाले केस में हमें क्या करना होता है कि अगर हम लोग देखें बिफोर एडिशन, जब पानी हमने ऐड नहीं किया, तो अगर उस केस में सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 हो, नंबर ऑफ मोल सेम हो, वॉल्यूम v1 हो, इक्वेशन नंबर 1, ओके। क्योंकि हमने केवल पानी ही ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, सॉल्यूट के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हमने की, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1 और ये मोल्स। और दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई की आफ्टर एडिशन, पानी ऐड करने के बाद,
तो पानी ऐड करने के बाद M2 इज इक्वल टू N/V2। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले में N सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू M1V1 और N इज इक्वल टू M2V2। तो इन दोनों फॉर्मूलों को जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, इक्वेशन आपका 3 और इक्वेशन 4, जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि एक हमारे पास में बोतल में एसिड है 20 ml, 20 ml तो उसका वॉल्यूम हुआ और 0.1 मोल पर लीटर हो गई इसकी मोलैरिटी। अगर हम लोगों ने इसमें कुछ पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड इतना कर दिया कि ऐड करते करते फाइनल वॉल्यूम जो हमने बना दिया वो 100 ml कर दिया, तो बताइए फाइनल सॉल्यूशन की या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो इनिशियल कंडीशन ये रही, फाइनल वो रही, तो जैसी सिचुएशन उसी तरह का न्यूमेरिकल। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए, मोलैरिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला और बाकी सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी है। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ टॉपिक्स आपको आगे पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो कंसंट्रेशन वाला पोर्शन चल रहा है इसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2 डेफिनेशंस और बची हैं, एक मोलैरिटी और एक ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 2-3 न्यूमेरिकल जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड ppm। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में, नीट में या फिर अलग अलग तरह के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।